हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडीज़। तो वैसे ये वाला वीडियो तो पहले आ जाना चाहिए था पर बहुत लेट हुआ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने सोचा दिवाली के टाइम अपलोड कर दें। फिर मुझे लगा तुम्हारा दिवाली ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इसको कल अपलोड कर देते हैं, बीते हुए कल में। फिर मुझे लगा तुम्हारा सेमीफाइनल ख़राब हो जाएगा, इंडिया न्यूजीलैंड इंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आज जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ो। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे सिविक्स का चैप्टर 2, फेडरलिज्म। ठीक है। जैसे कि हम पिछला एक क्विक समरी लेते हैं। पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि कैसे पावर शेयरिंग होता है, क्या होता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती हैं, या पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी में किस लिए ज़रूरी है। ठीक है। पहला चैप्टर नहीं पढ़े होगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। देखो, फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि पावर शेयरिंग, जो पावर शेयर हुआ है कि देखो, सबसे पहले कि मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में जो सारी पावर है वो तुम्हारे फादर के पास थी, क्योंकि वो इनकम कंट्रोल करते थे, इनकम जनरेट करने वाले वो हैं। हो सकता है तुम्हारी मम्मी भी अगर बिजनेस या फिर जॉब करती हो तो वो भी इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन एज सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि मेन जो पावर हाउस है, वो पावर हाउस कौन है? तुम्हारे फादर। अब वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम तुम्हारा जितना भी तुम्हारे घर का कंट्रोल है, तुम्हारा डिसिप्लिन सारा कौन कंट्रोल करेगा? वही कंट्रोल करेंगे। इसकी वजह से अब देखो, उन्होंने क्या किया, पावर शेयर कर दिया कि उनके पास बाहर उनके जॉब का भी पावर था, फिर उसके बाद तुम्हारे घर का भी पावर था, तो उन्होंने तुम्हारी मदर को क्या कर दिया, घर संभालने का पावर दे दिया। फिर क्या हुआ कि तुम बाहर से मार्केट से सामान लाने का पावर किसके पास है? तुम्हारे पास चला गया। ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, अपने काम को डिवाइड करते हुए चले गए। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने साथ धीरे धीरे वो क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं। ठीक है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने अपने थोड़े से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोई लोकल गवर्नमेंट बना दिया, जैसे आपके जिला पंचायत वगैरह। ठीक है। अब यही एक क्लियर हम देखेंगे कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है। फिर ये देखेंगे कि इंडिया, इंडिया में फेडरलिज्म, इंडिया कैसे है, क्या है इंडिया में जो इसे एक फेडरल कंट्री बनाता है। फिर हम इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक। फिर उसके बाद पांचवा हम देखेंगे क्वेश्चंस। अब क्या है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो देखो, सिंपल फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग को ही क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अब देखो, मैंने दो टाइप के पावर शेयरिंग बताए थे तुम्हें। पहला था, पहला कौन सा था, याद है? पहला जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने ऑर्गन्स के अंदर पावर शेयर करती है, जैसे कौन सा, तुम्हारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेवल्स में पावर डिवाइड करती है। लेवल्स क्या होता है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया था। अब व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म ये है कि पावर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो पावर क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे देखो क्या है, पहला कि सबसे पहले जो है, कम से कम आपके दो या दो से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट के पावर को शेयर होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, ऐसे करके कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, मतलब मिनिमम दो लेवल पे तो पावर शेयर होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक फेडरल कंट्री होगा। ठीक है। अब देखो, फिर दूसरा क्या है कि जो पावर शेयर हुआ, अब जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ पावर शेयर कर दिया, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर तो कर दिया, लेकिन अब क्या हो कि स्टेट गवर्नमेंट काम करने निकले तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोक ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी जो गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट्स का जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो फिक्स्ड होना चाहिए।
ठीक है। अब ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि उनके इलाके, उनके दायरे क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए कि हाँ भाई ये काम अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टांग नहीं अड़ाएगी। ठीक। और वैसे ही जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लो कि इंटरनल सिक्योरिटी का काम किसका है, इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ो, देखो किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और वहीं अगर बॉर्डर पे कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब मान लो कि बॉर्डर पे कुछ हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर वो क्या कर दे, वहां पे जाके इंटरफेयर करे कि नहीं अब तुम हटो, तुम्हारा हो गया, अब हम करेंगे जो करना होगा। तो ऐसा नहीं है। दोनों का क्या होना चाहिए, पावर डिवाइडेड होना चाहिए, सबको एक सेपरेट वर्क। ठीक है। जैसे मॉनिटर है तुम्हारे क्लास में, तो मॉनिटर का काम क्या है कि टीचर ना रहे तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना। ठीक है। क्योंकि क्लास टीचर ने क्या किया है, तुम्हें वो पावर दिया है। अभी सभी मॉनिटर बन जाएंगे, सब पावर अपने हाथ में ले लेंगे, तो क्या होगा, ठीक तरह से काम नहीं होगा। इसलिए जिसको जो पावर मिला है वो सिर्फ अपने ही दायरे में रह के उसको क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। थर्ड क्या है, जो भी, अब देखो मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया पावर, लेकिन उस पावर को रिटर्न में नहीं दिया। जैसे समझो कि तुम्हें मैंने कोई भी चीज़ दे दी कि जाओ मेरे ज़मीन पे खेती करो, और मैंने उस ज़मीन का पेपर नहीं दिया, मैंने अपने मुंह से बोल दिया कि ठीक है यार वो ज़मीन तुम्हारी है, तुम ले लो, जाओ ऐश करो। लेकिन उसे मैंने क्या किया, किसी भी तरह से कोई प्रूफ नहीं दिया तुम्हें कि वो ज़मीन तुम्हारी है। ठीक। तो कल को अगर मान लो मेरे तुम्हारे बीच में कुछ होगा तो मैं वो क्या कर लूँगा, वो ज़मीन अपनी वापस ले लूँगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक तरह से लीगल राइट नहीं होगा। वैसे ही जो भी ज्यूरिस्डिक्शन है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के दायरे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनको रिटर्न होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करेगा, एक लीगल ग्राउंड प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कल को कहेगा कि नहीं देखो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, ये क्या कर दो, हमें दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि भाई काम करना तो उसका था। तो इसीलिए कि जो भी ज्यूरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट की है, उन ज्यूरिस्डिक्शन को क्लियरली मेंशन होना चाहिए किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर फोर्थ आ जाओ। देखो जो भी चेंजेस करने होंगे, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन या स्टेट गवर्नमेंट की भी मंजूरी चाहिए। अब जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया रूल बनाया और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं और सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये तो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से रूल बनाया और सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया, स्टेट से पूछा ही नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को स्टेट से पूछना ज़रूरी है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, एक तरह से वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर रही, स्टेट गवर्नमेंट के पास गई नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस होंगे तो उन चेंजेस में दोनों का पार्टिसिपेशन होना मस्ट है, कंपलसरी है, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक। अब देखो, अब पांचवा क्या है तुम्हारा, पांचवे में सिंपल रखो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस होंगे तो उन चेंजेस को, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने चेंज कर दिया कि आज से जो टैक्स है वो क्या होगा, कम लगेगा। अब टैक्स कम लगेगा तो जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट जो होगा वो धीरे होगा, क्योंकि हमारे टैक्स से ही कंट्री का डेवलपमेंट होता है, रोड्स बनती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने वोट के लिए या फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसके लिए कोई भी चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक एग्जांपल है, टैक्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, तो क्या होगा,
वो अगर उसमें अमेंडमेंट करेंगे तो कोर्ट जो है, हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अगर वो चेंजेस कंट्री के लिए सही नहीं होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं होंगे तो वो चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, कोर्ट उस पर क्या कर देगा, रोक लगा देगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया, ठीक है, वो चेंज अगर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कंट्री के लिए सही नहीं है, इससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन चेंजेस को गवर्नमेंट कोर्ट क्या कर सकती है, रोक सकती है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है फार्म बिल। आपको पता होगा एक फार्म बिल करके एक बिल आया था जिसमें जो खेती है उसके कुछ रूल्स, कुछ मंडी वगैरह, एमएसपी, ये सब उस पर कुछ बात हुई थी। अगर उसे क्या हुआ, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है। फिर उससे क्या किया, कोर्ट ने मॉनिटर किया। कोर्ट ने मॉनिटर करने के बाद उसे क्या कर दिया, स्टे कर दिया, या उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि अगर आप क्या करोगे, इस रूल को अगर नहीं हटाते हो तो हम क्या करेंगे, इसको स्टे कर देंगे। स्टे करने का मतलब रोक देंगे। तो इससे क्या होगा, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक। अब देखो सिक्स क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो, अब झगड़ा किस लिए होता है, पैसे के लिए। अगर क्या है कि तुमने टैक्स पे किया, तुमने टैक्स पे किया मान लो 10 रुपये, वो 10 रुपये किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर उसमें से उसने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया ही नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे निकालेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का डेवलपमेंट कैसे करेगी। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जब भी कोई टैक्स का कंट्रीब्यूशन हो उसका कुछ हिस्सा किसको मिलना चाहिए, स्टेट को मिलना चाहिए। और स्टेट के पैसे स्टेट क्या करेगा, अपने डेवलपमेंट पे खर्च कर सके। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कि कोई भी बिल देखो, बिल पे दो जीएसटी लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। ठीक, कि मान लो कि तुमने किसी प्रोडक्ट पे 10 रुपए क्या किया है, जीएसटी पे किया है, तो 5 रुपए जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 5 रुपए जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब 5 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से उसे क्या करेगी, खर्च करेगी। अब उसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं बताना होगा कि ये 5 रुपए जो टैक्स का आया था वो मैंने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, लेकिन उसे अपने लोगों को बताना पड़ेगा। स्टेट की जो असेंबली होगी उस स्टेट असेंबली में वो उस 5 रुपए का हिसाब देंगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो क्या करेंगे, स्टेट के पैसे को पूछेंगे कि नहीं हमने आपको 5 रुपए दिया था तो आपने क्या किया, बिस्किट खाया या क्या किया। वो नहीं, वो हमारी मर्जी, हम बिस्किट खाएं या फिर उसे क्या कर दें, टॉस में हार जाएं, मैच खेल लें उसका, ये सारा चीज़ें कोई हमसे नहीं पूछेगा। आपने 5 रुपए दिया, हमने खर्च किया, बात ख़त्म। जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट की पब्लिक पूछेगी कि ये 5 रुपए कहाँ गया, तब हम उसको क्या करेंगे, हिसाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फेडरलिज्म हमेशा क्या करेगा, कंट्री की यूनिटी, ठीक है, कंट्री को सेफ रखना और कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करने का काम रहेगा। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्री से ऊपर कोई स्टेट चला जाए। ठीक है, कि जैसे हमने देखा है कि पंजाब, ठीक, पंजाब में अक्सर ये पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, इनमें डिमांड्स होती है कि हमें क्या करना है, एक अलग कंट्री बनाना है। जैसे पंजाब को क्या करना है, वो खालिस्तान बनाना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर को हम एक अलग कंट्री बनाना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो फेडरलिज्म है, इंडिया का फेडरलिज्म है वो अलग है, और जो दूसरी कंट्री जैसे यूएस का फेडरलिज्म है वो अलग है। वो कैसे अलग है वो हम आगे देखेंगे। देखो टाइप ऑफ फेडरेशन, देखो दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन में फ़र्क क्या है, देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में फ़र्क ये है कि कुछ स्टेट आते हैं, आपस में मिलते हैं और एक कंट्री बनाते हैं। जैसे यूएस के जो स्टेट्स हैं वो क्या किया, आपस में
यूनाइटेड हुए, और यूनाइटेड होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अब हम एक स्टेट, मतलब कि एज अ कंट्री वर्क करेंगे। जो सारी स्टेट थी उन्होंने मिल के एक कंट्री बनाया। ठीक, पूरी स्टेट्स ने क्या किया, मिल के एक कंट्री बनाया। इसीलिए क्या है, हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कि सारे स्टेट्स ने क्या किए, यूनाइट हुए, एक साथ आए और एक साथ उन्होंने एक कंट्री बनाया कि अब मुझे कंट्री की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, इसे अब कंट्री कहेंगे। वैसे ही होल्डिंग टुगेदर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये लगता है इधर हो गया। होल्डिंग टुगेदर की डेफिनेशंस वगैरह ये हैं, और कमिंग टुगेदर की ये है। ध्यान रखना, मुझे लगता है इधर उधर हो गया होगा। ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारा है होल्डिंग टुगेदर। ये जो है ठीक, थोड़ा सा मुझे ये इधर इधर कर लेना, जो हेडिंग है, हेडिंग ही इधर उधर हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो सही हैं। तो कमिंग टुगेदर में, कमिंग टुगेदर का एग्जांपल ये वाला रहेगा, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या कि इन्होंने एक जो स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट्स था, वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स आपस में मिले और आपस में मिलके उन्होंने क्या कर लिया, कंट्री बना लिया। कम होल्डिंग टुगेदर में क्या है, होल्डिंग टुगेदर में पहले एक कंट्री थी, वो कंट्री क्या कर रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया है, पूरे कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स के पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट को क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें और अच्छे से लोगों का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये दो फेडरेशन होता है। देखो एक सिंपल है कि कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। ठीक, ये तीन होते हैं। कन्फेडरेशन को हिंदी में कहते हैं परिसंघ। ठीक, जैसे कन्फेडरेशन, जैसे यूएई है, यूएई में क्या किया है, तीन जो कंट्री थी उन्होंने आपस में मिले और आपस में मिलके उन्होंने क्या किया, एक कन्फेडरेशन क्रिएट किया, और उससे क्या करते हैं, वो फॉरेन फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। फिर फेडरेशन कैसा हुआ, फेडरेशन जैसे यूएस है, कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके क्या कर दिया, एक कंट्री बना ली, और कंट्री बना के उन्होंने क्या किया, अपने फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना या फिर उसे अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट किया। फिर यूनियन होता है, यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। फेडरेशन जो है, फेडरेशन अपने स्टेट्स को मजबूती से होल्ड नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर यूएस का कोई स्टेट चाहे कि वो क्या करेगा, अब अलग हो जाएगा, एक अलग कंट्री बना के रहेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। कन्फेडरेशन में स्टेट्स का अलग होना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और वो क्या कर लेंगे, अपना एक अलग कंट्री बना लेंगे। फेडरेशन में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, उनमें से स्टेट जल्दी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है यूनियन। यूनियन में स्टेट का अलग होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ऐसे पावर दी ही नहीं है यूनियन में कि वो क्या हो सके, एक तरह से अपने किसी स्टेट के पार्ट को अलग कर सकें। जैसे कश्मीर है, दुनिया भर का चिल्ला रहे हैं ये वो कि अरे हमें अलग होना है, ये नहीं रहना है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते, यूनियन से स्टेट अलग नहीं हो सकते। अब देखो, इंडिया को क्या है कि जो एक फेडरल कंट्री बनाता है, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। ठीक है, इंडिया वैसे तो यूनियन है, लेकिन फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे क्या है, जो इंडिया है वो स्टैंड करता है। तो ऐसा क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, तो वो है ये लिस्ट। मैंने क्या बताया था पहले, कि किसी भी फेडरल कंट्री में क्या होना चाहिए, पावर डिवाइड होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका ज्यूरिस्डिक्शन फिक्स होना चाहिए। तो ये जो स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को डिवाइड करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के ज्यूरिस्डिक्शन डिसाइड करती हैं। जैसे देखो कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे सिंपल तुम याद रखो कि डिफेंस है, ठीक है,
डिफेंस में जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उन्हें मैनेज करने का काम यूनियन गवर्नमेंट का है। फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स में क्या है, फॉरेन अफेयर्स में जो विदेश, तुम क्या करते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, या फिर जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, यूएन है, ये सारी चीज़ें जो क्या करते हैं, मतलब फॉरेन अफेयर्स को सिंपल याद रखो, बाउंड्री के बाहर निकलोगे तो वो सारी चीज़ें किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की। बाउंड्री के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो पूरे स्टेट में सेम होनी चाहिए, वो किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की। जैसे मान लो कि बाउंड्री पे क्या है, सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स किसके अंडर आएंगे, यूनियन गवर्नमेंट के। अब पूरे स्टेट में क्या सेम है, पैसा सेम है, तो आरबीआई, आरबीआई कौन, जो पैसे को मॉनिटर करने का काम है, इकोनॉमी है, वो कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हर स्टेट में कॉमन रहने वाली हैं, वो सब कौन देखेगा, एक स्टेट, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी कंट्री, अपने ही स्टेट का काम करेगा। जैसे मान लो कि स्टेट के लोगों के लिए कोई लॉ बनाना है, स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान देना है, फार्मिंग जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, ट्रेड, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। फिर क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि ऐसी चीज़ें जो कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक, अब कॉमन इंटरेस्ट क्या है, जैसे कॉमन इंटरेस्ट में तुम देखो, एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए दोनों अपने फील्ड में लॉज बना सकते हैं। ठीक, कि जैसे हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स चलते हैं, प्राइमरी स्कूल्स किसके अंडर में आते हैं, प्राइमरी स्कूल्स आते हैं तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन वहीं अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखें तो यूनिवर्सिटी किसके कंट्रोल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। तो यूनिवर्सिटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें दोनों काम कर सकते हैं। इसलिए वो सारी ऐसी चीज़ें जो कॉमन इंटरेस्ट पे हैं, ठीक है, जैसे फैमिली लॉज, ये सारी चीज़ें, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती हैं। देखो, यूनियन में तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो काम करेगी वही करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का जो काम रहेगा वो वही करेंगे। फिर इनमें क्या है कि इन दोनों के जो म्यूचुअल क्या है, अंडरस्टैंडिंग पे बने, या फिर दोनों के लिए जो सही है, वो सारी चीज़ें किसमें है कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, हम करेंगे तो ठीक है, तुम्हें करना है तो तुम भी करो। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो, अब इन तीनों के बाद ना एक और बच गया, कौन सा, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, ठीक है, 1950 में बना था। 1950 से फ्यूचर को एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम 1950 से हम आज के इंडिया को एज्यूम करना चाहें कि हम 1950 में बैठे हैं और 2023 को एज्यूम करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड किया, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, कि जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का अपडेट होगा, फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज आएंगी उनसे रिलेटेड जो लॉज बनेंगे, वो लॉज किस में जाएंगे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, जैसे मैं अगर ज्यूरिस्डिक्शन का एग्जांपल लूँ, तो ज्यूरिस्डिक्शन में मैरिज, मैरिज क्या है, जो शादी है वो किसका है, स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन है। अब देखो, हम पूरे इंडिया में देखते हैं, पूरे इंडिया में चाइल्ड मैरिज इलीगल है। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती। लेकिन राजस्थान में ये क्या है, लीगल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो चाइल्ड मैरिज है वो राजस्थान का कल्चर है, और राजस्थान का कल्चर जो है वो क्या करता है, अगर किसी भी रिलीजन का, किसी भी स्टेट का, किसी भी ग्रुप का जो कल्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, उसे प्रिजर्व करने के राइट्स देती हैं उस कम्युनिटी को। इसलिए राजस्थान में क्या हो गया, चाइल्ड मैरिज लीगल हो गया। चलो तुम लोग बोरिया बिस्तर उठाओ, राजस्थान निकलो। तीनों समझ में आया। जैसे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, क्या हमें पता था ड्रीम 11 पे टीम बनाई जा सकती है? 1950 में किसी ने सोचा था कि जो सट्टेबाजी है, उस सट्टेबाजी को हम एक लेवल नेक्स्ट ले जा सकते हैं, ड्रीम 11 बन सकता है? नहीं, नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता 1950 में। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बनाया कि जो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज होंगी उन्हें मॉनिटर करने के लिए जो नए नए क्या बनेंगे, उन्हें मॉनिटर करने के लिए जो लॉज बनेंगे, वो लॉज किस में होगा,
वो लॉस तुम्हारा होगा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। ये याद रखना, यूनियन में यूनियन का काम, स्टेट में स्टेट का काम, कॉन्करेंट में दोनों का काम, और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में फ्यूचर का काम। अब क्या है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब देखो फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है। सबसे पहली चीज़ है लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो ये हिस्ट्री है, ठीक। हिस्ट्री कैसे है, लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब इंडिया पहले क्या था, एक प्रॉपर कंट्री था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स नहीं थे, बहुत कम ही स्टेट थे। लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले और एक जैसे कल्चर को फॉलो करने वाले अलग स्टेट में रहेंगे। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन थे, जैसे नेहरू जी थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन उन वो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट रहते थे कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और प्रोटेस्ट बढ़ने के बाद लोगों ने क्या किया, भूख हड़ताल करना स्टार्ट किए। भूख हड़ताल में क्या हुआ, तमिलनाडु में एक प्रोटेस्टर थे, उनकी डेथ भी हो गई। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये डिसीजन लिया कि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले और एक कल्चर को फॉलो करने वाले, उन्हें क्या मिलेगा, एक सेपरेट स्टेट मिलेगा। इसीलिए क्या हुआ, फिर लिंग्विस्टिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, एक सेपरेट स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में, 152 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी को, मान लो कि हमने क्या किया, हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो क्या हुआ, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलती, सिर्फ उत्तर प्रदेश, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया के लोग ही हिंदी बोलते हैं। तो फिर साउथ इंडिया, फिर सेंट्रल इंडिया, जैसे मराठी हो गए, गुजराती हो गए, तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो नेटिव लैंग्वेज को लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो हमने क्या किया कि इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई हमने, ठीक है। इंडिया में हम क्या कहते हैं, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो भी स्टेट हैं वो अपने लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वो अपने लैंग्वेजेस को बोलें। और बस क्या है कि जो कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिन्हें हमने क्या किया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। जैसे एनसीईआरटी के जो ये लैंग्वेज सेक्शन वाला पेज होगा, उसको जब पीछे देखोगे तो उसमें कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं जो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कि अगर आप पेपर वर्क वगैरह इस लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा और लैंग्वेजेस को हम प्रमोट नहीं करते हैं, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये कौन सी पॉलिसी है, लैंग्वेज पॉलिसी है हमारी। नेक्स्ट क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में क्या है, पावर का डिवीजन है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो पहले जब कंट्री 1950 से आज़ाद हुई थी, तो 1950 से करीब करीब 10 से 15-20 सालों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। कहाँ पे, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोकल पार्टीज जो हैं, लोकल पार्टीज क्या होने लगी कि इमर्ज होने लगी, बड़ी होने लगी, और बड़ी होने के साथ साथ स्टेट में अब अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी। जब अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी तो उनसे क्या हुआ कि वहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट होना जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या होने लगे कि जब भी क्या होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे जो हमारे कोर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, देखेंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी और सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो दोनों के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट बनने स्टार्ट हुए। कोलिशन मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनना। अब देखो, गठबंधन की सरकार बनने से ये मतलब है कि जब भी क्या होगा कि
जैसे मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी सेंटर में, ठीक। और मान लो कि कोई स्टेट है, उस स्टेट में गवर्नमेंट है किसकी, अ, अपना दल की, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर वहाँ पे दोनों को काम करने का तरीका अलग होगा, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, बीजेपी का जो मोटो है वो अलग है, फिर वहीं अपना दल होगा, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका जो मोटिव है वो अलग है। तो अब क्या करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावरफुल गवर्नमेंट बने रहना है तो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो दोनों क्या कर लेंगे, आपस में गठबंधन कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि दोनों के जो पावरफुल लीडर्स होंगे वो आपस में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो कम होंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चलेगी, पावर ठीक तरह से डिवाइड रहेगा। क्लियर है। देखो ये 3 पॉइंट लिख लोगे, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो ये 3 पॉइंट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पावर शेयर किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर शेयर करना होगा किसके। अब जैसे मान लो कि इतना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, अब वहाँ पे अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ होता, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन देखो पहले भी ऐसा नहीं था कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, लेकिन वो प्रॉपर मैनेज नहीं होते थे। जैसे कि ग्राम प्रधान का चुनाव है, फिर उसके बाद तुम्हारा जिला पंचायत का चुनाव है, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे एक बार इलेक्शन हो गया तो 10-10 साल 12-12 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर मान लो कि गवर्नमेंट बनी भी है तो उसे प्रॉपर फंड नहीं मिल रहा है कि वो अपने गांव का क्या करें, ठीक तरह से ध्यान रखें। अब देखो क्या हुआ, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, ठीक है, दो अमेंडमेंट हुए, एक रूरल गवर्नमेंट के लिए, एक अर्बन गवर्नमेंट के लिए। रूरल गवर्नमेंट में पंचायती राज, और अर्बन गवर्नमेंट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब क्या हुआ, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दो अमेंडमेंट हुए, एक हुआ पंचायती राज और दूसरा कौन सा था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। पंचायती राज सिस्टम में क्या था कि सबसे पहले चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट किया गया कि जो रेगुलर इलेक्शन है, जब 5 साल में इलेक्शन होता है वो कंपलसरी होना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल में इलेक्शन करा के भूल गए दोबारा, फिर नंबर ही नहीं आया इलेक्शन का। तो हर 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी इलेक्शन है उनमें सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, जैसे कि जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिर वुमेन है, इनका क्या है, इनके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई एक ग्रुप है, कोई एक कास्ट का ग्रुप है, कोई XYZ कोई कास्ट है, वो क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक। अब क्या है, माइनॉरिटी में हो जाते हैं कोई ABC ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई X क्या है, मेजॉरिटी है, कोई Y क्या है, माइनॉरिटी है। तो अब क्या होगा कि अगर हम हमेशा जो लोकल इलेक्शन है वो क्या करेंगे, मान लो कि Y क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो माइनॉरिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम क्या करेंगे, हमेशा रेगुलर इलेक्शन होल्ड कर रहे हैं, उसमें हम सीट रिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने पावर का यूज़ करके हमेशा क्या करेगा, एक्स को डोमिनेट करेगा। और डोमिनेट करने के बाद जहाँ तक है कि इलेक्शन में हमेशा जीत किसकी होगी, वाई, जो वाई ग्रुप है उसकी होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, माइनॉरिटी या फिर जो मेजॉरिटी, जो कम पावरफुल लोग हैं उनको ध्यान कौन देगा। तो इसके लिए सीट रिजर्व कर दी गई कि क्या होगा, एक इलेक्शन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक्स ही चुनाव लड़ सकता है, वाई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या होगा कि वो, सिंपल याद रखना कि जो कास्ट का है, कास्ट के बेसिस पे क्या कर दिया गया, इलेक्शंस में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फिर थर्ड क्या होगा कि 1/3 पोजीशन जो पूरे स्टेट की इलेक्शन होंगी, उस स्टेट की इलेक्शन में जो 1/3 सीट है वो सीट रिजर्व रहेगी किसके लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी, ताकि एक
हेल्दी कंपटीशन हो सके और वुमेन्स का भी। अब देखो, कहीं ना कहीं हर गांव में एक अप्रॉक्स 40 to 50% जो पॉपुलेशन होती है वो किसकी होती है, वुमन होती है। कि भाई अगर कोई आदमी है, तुम ही हो, तुम्हारी शादी होगी, तो क्या हो जाएगा, दो सिटीजन हुए ना, एक घर में दो सिटीजन हुए, तो क्या है, एक क्या है मेल पॉपुलेशन है, दूसरी क्या है फीमेल पॉपुलेशन है। ऐसे ही किसी भी गांव में अगर तुम देखोगे तो फीमेल पॉपुलेशन क्या होती है, 40 to 50% होती है। थोड़ा बहुत वेरी करते हैं कि कुछ तुम्हारे जैसे जिनकी शादी नहीं हुई है वो बचे रहते हैं, तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे। तो वो क्या है, उनका क्या होता है, वही थोड़ा 10% का डेंट देते हैं, हमारे जैसे सिंगल लोग 10% का डेंट क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा कि वो जो 10% का डेंट है उसको छोड़ो, 1/3 पोजीशन क्या रहेगी वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी, क्योंकि एक किसी भी विलेज की पॉपुलेशन क्या है कि 40% किसकी होती है, वुमेन्स की होती है। तो उनका भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो उनके बीच में से अगर कोई लीडर आएगा तब क्या रखेगा, उनका ध्यान रखेगा। ठीक है, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है कि अगर तुम्हारे क्लास में कोई हमें इलेक्शन कराना है तो उस क्लास में इलेक्शन किसका होगा, जो क्लास के लोग होंगे वही वोट देंगे ना। तो और जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे क्लास के लोग ही समझेंगे। मैं क्या कर दूं, किसी बाहर दूसरे क्लास का लाके तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बना दूं, तो क्या होगा, ये सही नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो एलियन रूल हो गया। एलियन रूल का मतलब समझते कि नहीं, कि बाहर से कोई आके हमारे ऊपर रूल कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये सही नहीं होगा। तो ये जो 50% वुमन है, उन 50% वुमन को भी क्या करना होगा, उन्हें भी आगे आने का मौका देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोकल इलेक्शन है, उस लोकल इलेक्शन में 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है, अब देखो, उसके बाद इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसका, अ, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, जो एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो, दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक यूनियन इलेक्शन कमीशन है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है। जो तुम्हारे एमएलए एमपी इन सब का चुनाव होता है वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराती है, यूनियन इलेक्शन कमीशन। जो तुम्हारे यहाँ क्या होता है कि ये प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गया, ये सारी चीज़ों की इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक अलग इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, और वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, गांव के चुनाव को ध्यान रखेगी। ठीक है, अब देखो, फिर फिफ्थ क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे क्या हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा अपना शेयर करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पैसा किसको शेयर करेगी, लोकल गवर्नमेंट को। जो प्रधान के पास फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो आती है वो कैसे आती है, वही जो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है वहीं से आती है। ठीक है, तो क्लियर है। सेम यही चीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अब देखो, जो लोकल लेवल पे हुआ, जो रूरल गवर्नमेंट में हुआ, वो कैसे हुआ कि गांव के लोग क्या चुनेंगे, प्रधान चुनेंगे, जिला पंचायत चुनेंगे। और अर्बन गवर्नमेंट में क्या होगा, वो क्या चुनेंगे, मेयर चुनेंगे। ठीक, जैसे तुम्हारे यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख होता है वैसे ही मेयर होता है उनके यहाँ पे, रूरल सॉरी अर्बन गवर्नमेंट में। तो ये ध्यान रखना कि दो अमेंडमेंट हुए, दो अमेंडमेंट में क्या बनाया गया, पंचायती राज सिस्टम बनाया गया कि लोकल गवर्नमेंट के लिए, सॉरी रूरल गवर्नमेंट के लिए प्रधान बनाए जाएंगे, अर्बन गवर्नमेंट के लिए कौन बनाया जाएगा, मेयर बनाए जाएंगे या फिर वार्ड मेंबर्स बनाए जाएंगे। देखो, वीडियो पता है बहुत लंबी हो गई, 40 मिनट अप्रॉक्स वीडियो हो गया है। तो जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो गया है, जानते हो बड़ा वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बोर हो जाते हो बड़े वीडियो में। आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, सब 1 मिनट में सोचते हैं कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, और 40 मिनट 1 घंटे कौन ही देखेगा इसके लिए। लेकिन देखो इसे, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो सके अच्छे से। और क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि लाइव डिस्कस करेंगे, ताकि जैसे मान लो ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो में मैं तो कुछ क्वेश्चन देख लिया, कुछ क्वेश्चन से कुछ आंसर बोल दिया, तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट वगैरह करोगे, तो मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा नेक्स्ट वीडियो शायद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा, तुम्हें उस क्वेश्चन से तुम्हारा इंटरेस्ट हट जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो क्वेश्चंस के सेक्शन है उनको मैं लाइव करूँगा।
ठीक है, ताकि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो उन क्वेश्चन को तुम सीधा क्या कर सको, पॉइंट कर सको, कमेंट कर सको कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, या फिर ये लाइन मुझे ये सेगमेंट नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको क्या होगा, लाइव करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबको शेयर कर दो कि जो नेक्स्ट वीडियो है, वैसे मैं लाइव के पहले पोस्ट डाल दूंगा। और जहाँ तक है कि लाइव जो होगा वो परसों होगा, ठीक है। परसों कौन सी डेट है? हाँ, सैटरडे। सैटरडे 18 को हम क्या करेंगे, 5 बजे लाइव सेशन रखेंगे। किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए। तो जिनको क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, जो पूरा पूरा रिवाइज कर चुके हैं, तो क्वेश्चन के लिए ध्यान देना कि सिंपल 5 बजे ज्वाइन कर ही लेना। मैं लाइव रहूँगा ही 18 तारीख को 5 बजे से। तो लाइव सेशन में क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना हो कर देना, सब्सक्राइब करना हो कर देना, शेयर करना हो, कोई छूट गया हो जिस तक ये वीडियो ना पहुंचा हो तो उसे भी पहुंचा देना। देख लेगा तो उसका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। चलो।